कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि जनवरी सीजन 2 के एपिसोड ऑन एयर हो चुके हैं। ऑलमोस्ट इसके 3 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। हर एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे का है और हर एपिसोड फुल मजा देता है। जनवरी अपनी बैडी सूप से कनेक्टेड होने की वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके नीचे क्या चल रहा है। सूप्स की आपस की पॉलिटिक्स तो समझ में आती है, लेकिन उन पॉलिटिक्स के नीचे कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है वो यहाँ पे पता चलती है हमें। ये शो थोड़ा बहुत दी बॉयज से भी कनेक्टेड है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि सीजन 2 सीजन 1 के बगैर देख पाओगे तो घंटा समझ में नहीं आने वाला। पहले सीजन 1 पूरे अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। मैंने जो पहले देखा हुआ था मुझे दोबारा देखना पड़ा सीजन 1, तो फिर आप किस खेत की मूली हो। बाय द वे सीजन 2 सीजन 1 के इवेंट्स को कैरी करता हुआ चलता है, जहां हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बाद में पता चलता है, लेकिन अच्छे तरीके से ये रिवील करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि सीजन 1 के लास्ट में केट ने अपने 2 दोस्तों को छुड़वा लिया था, यानी जॉर्डन और एमा को। लेकिन हमें सीजन 2 में पता चलता है कि इसकी बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है उनको। जैसा कि तुम्हें पता है कि सीजन 1 में द बॉस ऑफ बैडीज यानी होमलैंडर इन सबको पकड़कर एल्मीरा में डाल देता है और वहां पर ये कैद हो जाता है। वहां मैरी, एमा और जॉर्डन के साथ एक और भी कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है आंद्रे। सब कैरेक्टर्स बिना प्लानिंग के यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें जाहिर बात है मैरी तो कामयाब हो जाती है, लेकिन उसके बाद पीछे बचे लोगों का क्या, उनकी तो फटके चार हो जाती है। इसलिए आंद्रे, जॉर्डन और एमा भागने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में आंद्रे की अपनी पावर ज्यादा यूज करने की वजह से जान चली जाती है। आंद्रे की जान जाने के बाद जॉर्डन और एमा का भी हौसला काफी हद तक टूट जाता है। जहाँ बैडी सरकार उन्हें एक ऑफर करती है कि भैया तुम हमारी बात मान लो, हम तुम्हें कॉलेज में भी आने देंगे और उसके साथ साथ तुम्हें फुल प्रोटेक्शन भी देंगे। जाहिर बात है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो इन लोगों ने वो तिनका पकड़ लिया और बाहर आ गए। यहाँ दूसरी तरफ केट उनको वेलकम करती है और ये कहती है कि भैया मेरी वजह से तुम बाहर आए हो, जबकि उससे ये नहीं पता कि भैया ये लोग अंदर एग्रीमेंट साइन करके आए हैं। दूसरी तरफ मैरी जो इनको छोड़कर भागी थी, उनके पीछे डिटेक्टिव छोड़ दिए गए हैं, कुत्ते बिल्ले जो भी थे सारे छोड़ दिए गए और कहा कि भैया इसको ढूंढ कर लाओ। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जब शो शुरू होता है तो हमें 1967 की टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहाँ पे एक कैरेक्टर है साइफर। इसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ये और इसके दोस्त कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कंपाउंड वी को लेकर, और उसकी वजह से काफी भयंकर तबाही हो जाती है। उसके बाद सारा सीन इधर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ अब मॉडर्न टाइम है और वहाँ पे मैरी भाग रही है और बाकी सब समझौता करके अपने कॉलेज आ चुके हैं। यहाँ तक कि मैरी को एक डिटेक्टिव ढूंढ भी लेता है और उसको ऑलमोस्ट शायद टपकाने वाला होता है कि वहाँ स्टारलाइट पहुंच जाती है और स्टारलाइट उससे बताती है कि भैया तुझे क्या करना चाहिए। जहाँ से हमें ये बात पता चल जाती है कि दी बॉयज में अब बाकी सब भी कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके। और स्टारलाइट की टीम को भी पता है कि मैरी कितनी ज्यादा पावरफुल है, या उसके बारे में थोड़ा बहुत वो जरूर जानते हैं। दूसरी तरफ हमें स्टारलाइट के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जाता है कि स्टारलाइट काफी बुरी जिंदगी गुजार रही है। वो कचरे के ढेर पे रहती है ताकि अपने आप को महफूज कर सके, और दूसरी तरफ वो ऐसे सूप्स को ढूंढ रही है जो बैड सूप्स के खिलाफ जा सके। इसलिए वो मैरी को फोर्स करती है कि भैया तुम जाओ सुला वुला करके और वहां जाकर हमारे लिए जासूसी करो ताकि हम इन बैड सूप से निपट सके। यहाँ पर जो द बॉयज के अंदर एंड क्रेडिट सीन दिखाए गए थे वो यहाँ पर आकर थोड़े बहुत लिंक होना शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्टारलाइट के अलावा बाकी सबको एमरिला के अंदर या किसी और महफूज जगह पर ठूस दिया गया, जहाँ उन पर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। और ये भी हम जानते हैं कि उनको पकड़ने वाले अपने जेनवी के लोग थे। वे वापस अपने शो की तरफ आते हैं, जहाँ हमें ये बात पता चलती है कि मैरी के पास एमा और जॉर्डन पहुंच चुके हैं और उनको फॉलो करते करते केट भी वहां पहुंच चुकी है। तो साला मुझे इस कैरेक्टर की समझ में नहीं आती, यानी केट ऐसी कैरेक्टर है कि भाई अच्छा भी करना चाहती है और बुरों का साथ भी देना चाहती है। ऐसा समझ लो कि ये गालियां भी खाना चाहती है और उसके साथ साथ आपकी तारीफें भी बटोरना चाहती है, और उसके साथ साथ भैया कमाल की एक्टिंग करती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा कंफ्यूज कैरेक्टर है और काफी ज्यादा कम्प्लेक्स भी है। जैसा कि मैं सीजन 1 में ही बता दिया गया था कि ये किस तरह काफी ज्यादा PTSD का शिकार है, और अब भी चल रही है। वैसे उस हिसाब से उसका दौर चल रहा है कि एक तरफ तो वो PTSD की शिकार है और दूसरी तरफ वो अपने दोस्तों को बचाना चाहती है बुरे का साथ देकर। ऐसा है कि भाई अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर बुरे के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती और अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़ नहीं सकती, बल्कि बुरे के साथ खड़े होकर अपने दोस्तों को बचाना चाहती है। ये यहाँ क्या कर रही है? इसको तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए। वैसे एक तरफ इस कैरेक्टर से नफरत हो जाती है, दूसरी तरफ इस कैरेक्टर पे प्यार भी आ जाता है। जब ये केट उसके पीछे पहुंचती है तो ये जान लेती है कि स्टारलाइट मिली है मैरी से, तो ये मैरी को फोर्स करती है कि तू जा और जाकर वोट को सब कुछ बता दे। यहाँ पर एमा और जॉर्डन भी मौजूद होते हैं, जो ये देखते हैं कि केट मैरी को फोर्स कर रही है तो वो अटैक कर देते हैं और वो बेचारी हॉस्पिटल पहुंच जाती है, और जब हॉस्पिटल से आती है तो अपनी पावर्स भी यूज नहीं कर पाती है। और ले लो पंगा उनसे, अब और कोई शौक पूरा करना हो तो कर लो। जहाँ हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यूनिवर्सिटी का सिस्टम पूरे तरीके से बदल दिया गया है। यूनिवर्सिटी का नया डीन आ चुका है जिसका नाम है साइफर, और ये वही साइफर है जिसने कुछ सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है और इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता, जिसकी वजह से लोगों की क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि भैया ये बंदा क्या करता है, कैसे नहीं करता है और कैसे लोगों के साथ डील करता है, मतलब इसकी सुपर पावर्स क्या है। जहाँ दूसरी तरफ जब
मैरी वापस आती है तो उससे आसानी से माफ भी कर दिया जाता है और कुछ इस तरह से कि उसको वापस उसी क्लास में भेजा जाता है और उसके नए टेस्ट स्टार्ट किए जाते हैं। और ये टेस्ट पता है कौन लेता है? वो टेस्ट लेता है साइफर। तो देखकर ऐसा लगता है कि ये मैरी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और एक ही वक्त में इसको बिछाने का प्रोग्राम बनाए हुए है। और दूसरी तरफ हमारे सामने ये बात खुलकर सामने आती है कि जो एमा, जॉर्डन और मैरी ने हमला किया था ना केट पर, वो इन लोगों ने नहीं किया था, वो असल में किया था स्टार लाइटर्स ने। हालांकि किया इन्होंने ही था भाई, इन्होंने कह दिया कि भाई स्टार लाइटर्स ने हमला किया और सारा इल्जाम स्टार लाइटर्स पर डाल दिया। यहाँ तुम्हें पॉलिटिक्स की वो पढ़ाई समझाई जा रही है कि भैया जब भी कोई गंदा कांड हो, कुछ भी हो, बस तुम्हें किसी न किसी तरीके से अपने ओपोनेंट पे इल्जाम डाल देते हैं। वो गुनाह जो तुम्हारे ओपोनेंट ने किए नहीं होंगे उसका भी उसी के सर डाल दो ताकि पूरे तरीके से पब्लिक उसके खिलाफ हो जाए। और इस बात का खुलासा बाद में होता है कि साइफर ने ये केस क्यों नहीं सामने आने दिया। ये केस इसलिए सामने नहीं आने दिया, वो ये चाहता था कि केट अपनी पावर्स लूज कर चुकी है, ये बात किसी को पता न चले। लेकिन वो जिस हिसाब से बोल रहा होता है वो भी झूठ ही लगता है और साइफर इस झूठ पर उसे कन्विंस भी कर लेता है कि हाँ तुझ पर स्टार लाइटर्स ने हमला किया, इसने हमला नहीं किया, ठीक है। और इस बात पर भी उससे कायल करता है कि अगर तूने सबको बता दिया तो ये भी बताना पड़ेगा कि तू अपनी पावर्स को लूज कर चुकी है। तो बेचारी डर के मारे कुछ नहीं बोलती है। बड़ा सेल्फिश कैरेक्टर है केट का। दूसरी तरफ एमा जो है वो प्रोजेक्ट ओडेसा के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है क्योंकि उसी के लिए तो स्टार लाइट ने मैरी से राब्ता किया था। और जब इन्हें प्रोजेक्ट ओडेसा की असल हकीकत का थोड़ा बहुत अंदाजा होता है तो ये बात काफी ज्यादा शॉकिंग होती है, खासतौर पर मैरी के लिए, क्योंकि मैरी और उसके पेरेंट्स प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, जिसकी वजह से मैरी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो इस सच की तलाश में निकल पड़ती है कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। जहाँ वो अपनी आंट के पास जाती है और इस सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है, जहाँ उससे ये बात पता चल जाती है कि भैया उसकी एक बहन भी है जिसका नाम है एनाबेथ। और वहीं उसकी खोपड़ी सनक जाती है कि भैया तुम हमारे साथ इस तरह की बकचोदी कैसे कर सकते हो। इसके अलावा इसकी आंट और भी बड़े बड़े राज इसके सामने खोलती है जिसकी वजह से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर उससे एक फोटो मिलती है जहाँ पे वो देखता है कि साइफर उसके जो बचपन में जब वो छोटी थी तो उस वक्त उसको उठाए खड़ा है। यहाँ ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि साइफर शायद मैरी को बचा रहा है बाकी सब चीजों से, जिसकी वजह से केट पर काफी ज्यादा दबाव डाला जा रहा है। लेकिन एट दी एंड ये थ्योरी भी थोड़ी बहुत रॉन्ग साबित होती है जब हमें ये बात पता चलती है कि जॉर्डन जाकर सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लेता है पूरी दुनिया के सामने कि मैंने ही केट पर हमला किया था। हो सकता है कि इस साइफर की चाल हो कि किसी तरह जो मैरी है, जो ये प्रोजेक्ट के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, इसके सच के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, ये रुक जाए और किसी तरीके से हम इसके साथ डील करके जॉर्डन को छोड़ देंगे। बाय द वे बाकी इसके आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी के लिए तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि साइफर इस वक्त काफी ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर बन चुका है। एक तरफ तो वो उसको बचाता है और दूसरी तरफ वो चाहता है कि वो उस प्रोजेक्ट के सच्चाई के पीछे न जाए जहाँ पर जाहिर बात है कि उसके राज खुल जाएंगे। इसी तरफ एमा कुछ स्टार लाइटर्स से मिलती है और उनके साथ एक छोटी मोटी सी कैंपेन स्टार्ट करना चाहती है। जहाँ हमने इतने सारे लोगों के बारे में बात कर ली है, वहाँ उस कैरेक्टर के बारे में तो हम भूल ही गए जिस कैरेक्टर ने सीजन 1 में सबके बखिए उधेड़ के रख दिए थे, जिसकी वजह से अपने अच्छे सूप्स को भी अच्छी खासी मुसीबतें झेलनी पड़ी। जी हाँ, अपने सैम की, जिसने इतना सब कुछ किया और उसके बाद भी वो अब भी खुश नहीं है और उसकी वजह से वो काफी बार केट के पास जाता था और कहता था मेरी मेमोरी को थोड़े वक्त के लिए इरेज कर दो या मुझे थोड़े वक्त के लिए सुकून दे दो, और वो दे भी देती थी छूने के साथ साथ। जाहिर बात है कि औरत का हाथ लगाना ही काफी होता है और इतनी खूबसूरत औरत हाथ लगाएगी तो भैया कौन सा बंदा कुछ भूलना नहीं चाहेगा। जोक्स अपार्ट पर क्या करें, थोड़े बहुत मारने पड़ते हैं। एट दी एंड एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ और वो कैरेक्टर है आंद्रे के फादर का, जो एमा की मदद करते हैं प्रोजेक्ट ओडेसा की फाइल ढूंढने में। जिसके बाद हमें मैरी के बारे में पता चलता है, मैरी के पेरेंट्स के बारे में और कुछ पता चल जाता है और उसके साथ साइफर का इन्वॉल्वमेंट पता चल जाता है थोड़ा बहुत। आंद्रे का फादर इसलिए राजी हो जाता है क्योंकि वो अब अपने बेटे के लिए जीना चाहता है, अपने बेटे के असूलों पर जिंदा रहना चाहता है, जिसकी वजह से वो एमा की मदद करने को तैयार हो जाता है। ये जानते हुए भी कि वोट के खिलाफ जाने पर उसके बेटे का क्या हाल हुआ है और उसके बाद भी वो उसका साथ देने के लिए तैयार है। इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो है प्रोजेक्ट ओडेसा का, जिसकी वजह से द बॉयज और ये जेनवी का यूनिवर्स कनेक्ट हो पा रहे हैं और लॉजिकल भी लग रहा है क्योंकि दोनों यूनिवर्स में इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो गई है, क्योंकि स्टारलाइट भी सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के पीछे पड़ी हुई है और अब मैरी का भी इससे पर्सनल कनेक्शन जुड़ गया है। और ये बात तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि इन बैडी सूप्स के यूनिवर्स में जो सीक्रेट रखा जाता है उसके पीछे काफी ज्यादा भयानक काला सच होता है, जिसको फेस करना किसी भी कैरेक्टर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। हो सकता है कि जिस सीक्रेट के पीछे ये भाग रहे हैं, जब ये सीक्रेट रिवील हो तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें खड़ी हो जाएं और मैरी अपने प्राइम पर पहुंच जाए, जिसके बाद जो स्टारलाइट की टीम गायब हुई है उसको ढूंढने में भी मैरी स्टारलाइट की शायद मदद करे। बाय द वे तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियंस है? अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो।